हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एसकेसी आर्ट्स। क्लास 11 12 के सारे वीडियो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। और आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 जो है। 2 पार्ट पढ़ना है हमें पॉलिटिकल साइंस में। यह पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। ऑलरेडी हम चैप्टर 1 और 2 डिस्कस कर लिया, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आज का चैप्टर है यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएस का बेसिकली पॉलिटिक्स कैसा था पूरी दुनिया में, तो ये समझेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर यूएस की तरफ से क्रिएट किया गया कैसे। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का अलग हुआ, रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, तो यहीं से शुरुआत हुआ यूएस के हेजीमोनी का। यूएस के हेजीमोनी कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। मतलब क्या कि यूएस का डोमिनेंस शुरू हुआ। यूएस अपने आप को शुरू से ही पावरफुल कंट्री के नाम से जाना चाहता था, और इसी वजह से उसने उसके बाद अपने पावर को इन्हांस करने का प्रयास शुरू कर दिया। कुवैत वॉज इन्वेडेड। कुवैत पे हमला किया गया इराक की तरफ से अगस्त 1990 में, और लगातार उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। कई सारे प्रयास करने के बाद भी असमर्थ रहा कि कुवैत पे कब्जा किया जा सके। कन्विंस करने में ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड द लिबरेशंस, और यहाँ पे जी लिबरेशन था कुवैत का फोर्स की तरफ से। वो यूएन डिसीजन था। यूएन वॉज हेल्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एस.डब्ल्यू। और यहीं से शुरुआत हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में हर जगह उसका कब्जा बढ़ता जाए, हर क्षेत्र को अपने क्षेत्र में वो कब्जा करना चाहता था। और यहीं से गल्फ वॉर भी शुरुआत हुआ, जहाँ पे इराक को हराया गया बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस के साथ मिलकर। लगभग 6,60,000 जो लड़ाकू थे, फोर्स थे 34 कंट्रीज़ के, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा गया था। ये एक ओवरवेलमिंग अमेरिकन को कर रहा था ये वॉर, क्योंकि इससे पता चला कि टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा है। यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो बहुत अधिक है दूसरे कंट्रीज़ के बीच में। इसके बाद क्लिंटन ईयर्स का समय शुरू हुआ। क्लिंटन ईयर्स क्या था? जहाँ पे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो इलेक्शन हार गए 1992 में। किससे? विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। इस समय काल में ऐसा मानता था कि यूएस के पास एक इंटरनल अफेयर्स है जो फुल्ली इंगेज नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। गवर्नमेंट चला रही थी क्लिंटन सरकार, जो बहुत ही सॉफ्ट इश्यूज़ पे बात करती थी, डेमोक्रेसी, प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड। हार्ड पॉलिटिक्स पे ये बात नहीं करते थे पहले। लेकिन आज भी यूएस अपना मिलिट्री पावर दिखाता है पूरी दुनिया को। आज भी मिलिट्री पावर में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है यूएस। 1919 के रिस्पांस में यूगोस्लेवियन एक्शंस के प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन, जो उस समय कोसोवो में जो रिस्पांस में बॉम्बिंग किया गया यूएस एम्बेसीज़ में, नैरोबी, केनिया और दर सलाम में। ऑपरेशन कई सारे ऐसे चले जिसे यूएस ने लॉन्च किया, और ये सब एक प्रकार का तरीका था जिससे अमेरिका अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था। और टारगेट कौन था? सूडान एंड अफ़गानिस्तान। 9/11 का हमला, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, आतंकवादी हमला, इसे आप जानते होंगे, काफ़ी सुर्खियों में रहा। 11 सितंबर 2001 को 4 अमेरिकन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिए गए, कब्जा कर लिए गए, बंदी बना लिए गए, और फ्लू इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यूएस, और अमेरिका के भी कुछ बिल्डिंग्स को भी हाईजैक कर लिए गए। पहला और दूसरा एयरलाइन क्रैश हो गया नॉर्थ और साउथ टावर्स में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है। तीसरा क्रैश हुआ पेंटागन बिल्डिंग जो अरिंगटन वर्जीनिया में है। और फोर्थ एयरक्राफ्ट जो था वो गिरा फील्ड में, एक मैदान में पेनिसिल्वेनिया के। ये अटैक्स का नाम था 9/11। ठीक है, 9/11 हमला इसको कहा गया था। 9/11 क्यों? 9वें महीने में, सितंबर के महीने में, और 11 सितंबर तारीख 11 थी, इसी वजह से इसको 9/11 हमला कहा गया था। इसके रिस्पांस में, 9/11 के रिस्पांस में यूएस ने शिफ्ट किया, और बेसिकली इसने कई सारे ऐसे कदम उठाए। ठीक है,
यूएस ने शिफ्ट किया फैसिस्टी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सक्सीड किया इसने क्लिंटन के यूएस प्रेसिडेंसीज में। यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो पार्ट था ग्लोबल वॉर का टेरर पे। और ये ऑपरेशन किसके खिलाफ था? जो वो लोग जो 9/11 अटैक में गुनहगार थे, जो इसके पीछे थे, जो मास्टरमाइंड थे, ख़ास तौर पे अलकायदा और तालिबान रिजाइम जो अफ़गानिस्तान का था, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे 9/11 के हमले में। अरेस्ट बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ये लोग परेशान थे इस हमले से, बहुत नुकसान हुआ। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में गिरफ्तारियाँ शुरू होने लगी यूएस फोर्सेस की तरफ से, बिना किसी गवर्नमेंट के नॉलेज में। और किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जा रहा था बिना सबूत के, किसी भी शक के गुनाह पे भी अरेस्ट शुरू हो गए। ये पर्सन्स ट्रांसपोर्टेड कर किए जा रहे थे कई सारे कंट्रीज़ में और डिटेन किया जा रहा था इनको कई सारे गुप्त जेलों में। उसके बाद इराक का इन्वेजन हुआ। ऑपरेशन इराक फ्रीडम को लॉन्च किया गया यूएस की तरफ से 19 मार्च को 2003 में। ज्वाइन मोर देन 40 अदर कंट्रीज़, जिसमें 40 और भी कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। पर्पस क्या था इन्वेजन का? कि प्रिवेंट करना, बचाना इसको डेवलपिंग वेपन्स जो था मास डिस्ट्रक्शन करने का, WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से। यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं थी WMD के, क्योंकि यहाँ पे इन्वेजन जो मोटिवेटेड था वो किस सब्जेक्ट से? कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स। इराक के जो ऑयल फील्ड्स थे उसको कंट्रोल करना, ये तो सिर्फ एक बहाना था। यूएस इन्वेजन जो इराक का था वो दोनों ही था, हमला दोनों ही पे हमला हो रहा था। मिलिट्री पॉलिटिकल फेलियर भी रहा, लगभग 3000 यूएस मिलिट्री पर्सोनल खो बैठे और इराकी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर क्या था? यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स थे अमेरिकन पावर के। पहला इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टेंट था। दूसरा डोमेस्टिक नेचर था, यहाँ पे ओपन नेचर में सोसाइटी का डीप सेप्टिज्म था रिगार्डिंग पर्पस को लेकर कि मेथड गवर्नमेंट का कैसा है, अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर को लेकर। और तीसरा अमेरिकन पावर का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, जो मार्च एक संस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो बेसिकली अमेरिकन पावर को बहुत ज़्यादा और पावरफुल बनाती थी। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद द यूएस। कोल्ड वॉर के दौरान, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा था सोवियत यूनियन मतलब कि रशिया के साथ। ये समय के साथ साथ भारत ने डिसाइड किया कि लिबरलाइज इकनॉमी रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ। इससे इंडिया को और बहुत सारे इकोनॉमिक पार्टनर मिलेंगे, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से भी, यूएस से भी मिलेंगे। नए नए फैक्ट्रीज आएंगे, नए नए फैक्ट्रीज, जिसकी वजह से इंडिया का यूएस के साथ हाल के दिनों में रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। अमेरिका और रशिया दोनों ही भारत का एक अच्छा दोस्त माना गया है। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन बहुत अच्छे हैं इन दोनों ही कंट्रीज़ के। इनके रोल जो है इंडियन अमेरिकन शोपरा में, ये भी काफ़ी अच्छा माना गया है। तो कई सारे कारण थे। यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजी था जिसको डिसाइड किया गया कि किस प्रकार का इंडिया को रिलेशन रखना चाहिए यूएस के साथ। ये 3 स्ट्रैटेजी था। पहला, इंडियंस जो एनालिटिक्स कर रहे थे, जो देख रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, ये प्रेफर करके इंडिया को मेंटेन करना चाहिए यूएस के साथ डिस्टेंस, और फोकस करना चाहिए कि अपने नेशनल पावर को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि अमेरिका कभी हम पे भी कुछ हमला कर सकता है। कुछ एनालिटिक्स ऐसा देख रहे थे कि ग्रोइंग कन्वर्जन करना चाहिए। इंटरेस्ट जो था यूएस और इंडिया, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। तीसरा, इस बात को बताता है कि इंडिया को एक लीड लेना चाहिए कोलिशन कंट्री के साथ मिलके, जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड हैं उनके साथ मिलके अपना एक अलग प्रकार की दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। इंडो यूएस रिलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ। यहाँ पे जब तक बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ नहीं अपनाए जाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। मिक्सिंग फॉरेन स्ट्रैटेजी भी है इसको डील करने के लिए। और नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ हेजीमोनी। ये वर्ड जो है हेजीमोनी, इसका मतलब होता है लीडरशिप,
या फिर प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट, किसी एक कंट्री का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होना किसी भी तरीके से, मिलिट्री तौर पे, आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे मतलब, या फिर पॉलिटिकल पावर या फिर कल्चरल सुपरिटी के तौर पे। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि पावर को गेन करना, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी कंट्रीज़ जो हैं या फिर कोई भी जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं वो लगातार चाहती है कि अपने पावर को बढ़ाएं, दुनिया के स्तर पे पावरफुल दिखें। और ये इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कंट्रीज़ के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंट्री बहुत ताकतवर होगा तो इससे दूसरे कंट्रीज़ को दिक्कत आएगा। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे 2 सुपर पावर्स जैसे कि पता है, अमेरिका और रशिया। अमेरिका आज भी पावरफुल कंट्री में है, लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सिंगल पावर बच गया, यूएस, अमेरिका, और आज भी यूएस सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है। इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेंट रहा है हमेशा सोल पावर, हाइपर पावर, और कभी कभी इसको बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम, जो कि अमेरिका के सिस्टम को भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहा है। हेजीमोनी एज अ हार्ड पावर क्या है? ये रिलेट करता है कि रिलेशन, पैटर्न्स और बैलेंस कैसा रहा है मिलिट्रीज़ के बीच में, कैपेबिलिटी क्या है स्टेट के बीच में, बेस क्या है यूएस पावर का, ओवरवेलमिंग सुपरिटी पावर, मिलिट्री पावर का, एब्सोल्यूट, रिलेटिव दोनों ही। मिलिट्री डोमिनेंस यूएस का सिर्फ बेस्ड है हायर मिलिट्री पे नहीं, बल्कि क्वांटिटेटिव गैप भी बहुत ज़्यादा, क्वालिटेटिव गैप भी बहुत ज़्यादा, उनके मिलिट्री का स्तर भी बहुत ही बेहतरीन है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। आज भी यूएस इन्वेजन करता है इराक़ पे तो इस बात को रिवील करता है कि वीकनेस हैं कुछ अमेरिकन पावर के, जो आज भी जो फोर्स द इराकी पीपल को सबमिट नहीं कर पाते हैं। यूएस लेट करता है कोलिशन को, तो कई सारे ऐसी चीज़ हैं जो इनको कमज़ोर करता है। एट द सेम टाइम यूएस एज अ स्ट्रक्चरल पावर क्या है? आइडिया बिहाइंड द टाइप ऑफ हेजीमोनी इज दैट एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी, जहाँ पे ज़रूरी है कि डोमिनेंट पावर क्रिएट करे एग्जिस्टेंस को। मतलब ये कि हेजीमोनी रिफ्लेक्ट करता है रोल प्ले को। यूएस प्रोवाइड करता है ग्लोबल पब्लिक गुड्स, और ये बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबल पब्लिक गुड्स, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट्स। इकोनॉमिक प्रीपोंडरेंस जो है यूएस का वो इनसेपरेबल है, और स्ट्रक्चरल पावर जो है इनका, जहाँ से ये पावर को शेप देते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में एक साथ खास तौर पे। और भी एग्जांपल है स्ट्रक्चरल पावर के यूएस का, जिसको हम लोग मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कहते हैं। ये आइडिया ऑफ टीचिंग स्किल है बिजनेस या फिर यूनिकली अमेरिकन के बारे में ही तो बताता है ये MBA। तो ये सब कुछ खास चीज़ें हैं। हेजीमोनी सॉफ्ट पावर क्या है? इस टाइप ऑफ हेजीमोनी में इम्प्लाइज करता है कि क्लास जो है वो किसका है, वो एसेंडेंसी का है, सोशल, पॉलिटिकल, पार्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स का है। ये सजेस्ट करता है कि कोई भी डोमिनेंट पावर सिर्फ मिलिट्री पावर में नहीं हो सकता है, उनका सोच, रिसोर्स को लेकर, बिहेवियर को लेकर वो भी अलग होता है। यूएस का शुरू से ही वर्ल्ड में डोमिनेंस रहा है, कंट्रोल रहा है, सिर्फ मिलिट्री पावर को लेकर नहीं बल्कि आर्थिक, ये आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हैं। कल्चरल प्रेजेंस भी इनका काफ़ी मजबूत है, यहाँ पर टैक्स पेयर काफ़ी ज़्यादा हैं। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने स्कोर किया नोटेबल विक्ट्रीज, कई सारे जीत इनको देखने को मिले हैं। स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के मुकाबले ये काफ़ी मजबूत हैं। ओवरकमिंग हेजीमोनी का मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे कोई भी सिंगल पावर जो है वो बैलेंस नहीं करता है यूएस के मिलिट्री को। यहाँ पे बैरियर, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे जो हेल्पफुल हो सकता है हेजीमोनी को ओवरकम करने में। बैंड वैगन स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ टू अपोज टू हेजीमोनिक पावर, मतलब ये एक सलाह है कि आप बेनिफिट्स ले सकते हैं ऑपरेट करके हेजीमोनी सिस्टम में। एक हाइड स्ट्रैटेजी भी है एम्प्लॉयज़ करने का कि स्टेइंग एज अ फार रिमूव फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। जितना दूर रह सकते हैं आप रह सकते हैं उतना ही अच्छा होगा किसी भी कंट्रीज़ के लिए। चाइना, रशिया, यूरोप यूनियन, ये सब एग्जांपल हैं इसके बिहेवियर के, दूर रहते हैं इनसे, डोमिनेंट पावर से। दूसरा बिलीफ ये है कि अमेरिकन हेजीमोनी में कम फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स रेदर देन अदर स्टेट्स। ये सब मानता है कि चैलेंज जो है यूएस हेजीमोनी में हैं और वो आएंगे, और कॉम्बिनेशन भी होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, NGOs का, सोशल मूवमेंट का, कई प्रकार के चेंजेस देखे जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन भी होंगे। तो बस यही सब था इस चैप्टर में पढ़ना यूएस के हेजीमोनी के बारे में। तो बस आज की क्लास में इतना ही, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।